एक लड़की रहती है जो बचपन से ही तंत्र मंत्र करती रहती है। जब बड़ी होती है तो उसकी शादी हो जाती है, लेकिन शादी के बाद कुछ ऐसा होता है कि जो वो छोटे मोटे जो बचपन में वो जादू टोने करती थी, वो अब एक बहुत बड़ी तांत्रिक बन जाती है। और तांत्रिक बनने के बाद उसके हज़ारों फॉलोअर्स हो जाते हैं। लेकिन अचानक से एक दिन उस लड़की का कत्ल हो जाता है, और कत्ल होने के बाद जब पुलिस कातिल के पीछे जाती है तो पूरा गाँव उस कातिल को बचाने के लिए पुलिस के पीछे पड़ जाता है। आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आप सभी लोग का स्वागत है क्राइम की कथा के इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुशहाल होंगे। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रहने वाली एक लड़की जिसका नाम उषा था, जब वो 12 साल की थी तब उसके गांव में एक तांत्रिक बाबा आए हुए थे। वो तांत्रिक ये करता है कि जितने भी लोग थे, गाँव के लोग उसके पास जाते थे, वो उसके हाथ देखकर आगे की चीज़ों को बता देता था कि आपके भाग्य में क्या होने वाला है, और बाकी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बता दे रहा था। उषा जब ये चीज़ देखती है तो वो हैरान हो जाती है। हैरान होने के बाद वो अपनी माँ के पास आती है, माँ से इसके बारे में बात करती है। उसकी माँ उसको बताती है कि ये जो तांत्रिक होते हैं, ये बाबा जो होते हैं, ये पूजा पाठ करके, कुछ सिद्धि करके, कुछ ऐसे तंत्र मंत्र करके इन लोग के पास कुछ शक्तियाँ आ जाती हैं, जिसकी वजह से ये लोग ये सब चीज़ें बता देते हैं। उसी दिन से, जब 12 साल की थी ये उषा, उसी दिन से इसके मन में ये आ जाता है कि इसको अब कुछ नहीं बनना है, इसको भी एक बहुत बड़ा तांत्रिक बनना है। खैर, ये सब चलता रहता है। उषा जैसे जैसे बड़ी होती रहती है, वो तंत्र मंत्र की चीज़ों में बहुत ध्यान देने लगती है। वो गांव पे जिसको भी कोई परेशानी रहती है उसका समाधान निकालने लगती है। गांव में तंत्र मंत्र का काम शुरू कर देती है। छोटे तौर पे वो तंत्र मंत्र का काम कर रही थी, लेकिन जब वो उसकी उम्र बड़ी होती है तो उसकी शादी हो जाती है। शादी एक गया मौर्य नाम के शख्स से होती है। शादी के बाद सब कुछ ठीक रहता है। उसका एक बेटा होता है। बेटा होने के बाद ये लोग गांव जहाँ पे इसकी शादी हुई थी, वो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर का चौरी चौरा इलाका है। खैर, उसका बेटा होता है और वो अपना वहाँ भी ससुराल में भी, चौरी चौरा में भी अपना तंत्र मंत्र का जो भी काम था वो उसका चलता रहता है। लेकिन बीते कुछ 4-5 सालों में होता ये है कि जो ये उषा रहती है वो इतनी फेमस हो जाती है। और फेमस की वजह ये थी कि ये जिस गांव में रहती थी वहाँ के आसपास के बहुत सारे लोग तंत्र मंत्र और बाकी चीज़ों में बहुत बिलीव रखते थे, जिसकी वजह से होता ये है कि ये उषा अपने गांव से निकलकर थोड़ा सा दूर जाके एक जगह खरीदती है, और वहाँ जगह खरीदने के बाद ये बड़ा सा कुटिया बनाती है। कुटिया में एक अपनी शिष्या को भी रखती है, और बाकी जितने भी पूजा पाठ का सामान होता है, जितनी भी तंत्र मंत्र की चीज़ें होती हैं, वो सब रखती है। अपना अच्छा से प्रचार करती है और धीरे धीरे कुछ ऐसे चमत्कार करती है जिससे इसके ऊपर लोगों का बिलीव बढ़ने लगता है, विश्वास बढ़ने लगता है। होता ये है कि बीते 3-4 सालों में इसके हज़ारों फॉलोअर्स हो जाते हैं। सुबह 5 बजे से शाम को 7 बजे तक हज़ारों लोगों का तांता लगा हुआ था इसके कुटिया के बाहर। साल भर साल बीतता रहता है, और ये जो उषा मौर्य रहता है, इसका कार्यक्रम बहुत अच्छा खासा चल रहा था। इसकी जो तंत्र मंत्र की साधना थी, बाकी चीज़ें थी, इसकी वजह से इसका घर परिवार और बाकी चीज़ें बहुत अच्छे से चल रही थी। ये जिस गांव में रहती थी उसके आसपास में इसके बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए थे, और साथ ही साथ इसके पति के भी फॉलोअर्स हो गए थे, क्योंकि जो उसका पति था वो इसका बहुत ध्यान रखता था, और इसके साथ साथ वो उषा मौर्य के काम में उसका हाथ भी बटाता था। खैर, लेकिन 1-2 सालों में होता ये है कि इसके और इसके पति के बीच में थोड़ी अनबन हो जाती है। और अनबन की मेन वजह यह थी कि उसके पति को ये लग रहा था कि इसके जो उषा मौर्य है, इसके और कई मर्दों से संबंध है। जिसके बाद वो करता ये है कि जांच पड़ताल करता है, अपने तरीके से जांच पड़ताल करता है। जांच पड़ताल करने के बाद 2 आदमी का नाम उसके सामने आता है। जो 2 आदमी रहते हैं वो हर दूसरे दिन पे उस उषा मौर्य के कुटिया में जाया करते थे। खैर, लेकिन इसका कोई पुख्ता सबूत उसके पास नहीं रहता है। गया प्रसाद के पास इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं रहता है, जिसकी वजह से वो चुप रहता है। लेकिन इसी साल मई के महीने में गया प्रसाद उषा के पास जाता है। उषा के पास तो वो डेली जाता था, लेकिन उस दिन जाता है थोड़ा गुस्से में जाता है, और उससे बोलता है कि तुम्हारे कई मर्दों से अवैध संबंध हैं, जिसकी जानकारी मेरे पास है। उस दिन उषा तो उसको कुछ नहीं बोलती, उसको टाल देती है। लेकिन ये जो गया प्रसाद रहता है बार बार इसको टोकने लगता है, हफ्ते हफ्ते में टोकने लगता है। और वो जो उसकी शिष्या थी जिसका नाम सुमकेशा था, उसके सामने भी ये कई बार उसको टोक चुका था। जिस पे एक दिन उषा गुस्से होकर बोलती है कि मुझे भी मालूम है तुम्हारे भी कई महिलाओं से संबंध है, और एक ऐसी महिला का नाम बता देता है जिसे सुनने के बाद गया प्रसाद के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सच में उस महिला के साथ उसका अवैध संबंध था। खैर, पति पत्नी के बीच वाद विवाद चलता रहता है।
अब तारीख आती है 29 मई की। 29 मई के सुबह सुबह जो ये उषा मौर्य थी, इसके जो फॉलोअर्स थे, वो उसकी कुटिया में सुबह सुबह 5 बजे से ही तांता लगना शुरू हो जाता था। तो 5-6 बजे के करीब जब वहाँ पे जाते हैं, कुछ लोग जाते हैं, तो वहाँ पे अंदर में उसकी कुटिया के अंदर 2 डेड बॉडी को देखते हैं। डेड बॉडी देखने के बाद वो लोग तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस आती है और देखती है एक डेड बॉडी उषा मौर्य जो कि तांत्रिक थी और दूसरी डेड बॉडी उसकी शिष्या सुमकेसा की थी। खैर पुलिस ये देखने के बाद डेड बॉडी का पंचायतनामा करती है और बाकी जो भी कार्रवाई होती है वो करने के बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है वहाँ पे। लेकिन ये इतनी बड़ी घटना हो गई थी कि क्योंकि वो जो उषा मौर्य थी उसके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा थे। घटनास्थल पर बड़े बड़े अधिकारी पहुँचते हैं। एसएसपी गौरव ग्रोवर, गोरखपुर के एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, एएसपी मानुष पारिक और चौरी चौरा के थाने अध्यक्ष सभी लोग पहुंचते हैं। घटनास्थल पर डॉग स्क्वाड और एसओपी की टीम, फॉरेंसिक टीम, बाकी सभी लोग पहुंचते हैं क्योंकि ये घटना बहुत बड़ी थी और डबल मर्डर का केस था, वो भी 2 महिलाओं का केस था। पहले तो ये डॉग स्क्वाड की टीम पहुंचती है। पहुंचने के बाद ये खोजी कुत्ते जो होते हैं, इनको जो भी वहाँ पे कुछ कपड़े थे उसको सूंघाया जाता है। सूंघाने के बाद कुत्ते को छोड़ा जाता है, लेकिन कुत्ता थोड़ी दूर जाने के बाद ही वहीं पे रुक जाता था। 2-3 बार ऐसा ट्राई करने के बाद इससे कुछ हाथ में नहीं आता है। और जब बाद में ये जो डंप डाटा बाकी चीज़ें निकाली जाती है, इससे भी कुछ खास चीज़ें नहीं पता चलती हैं। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से भी कुछ खास चीज़ें पता नहीं चलती हैं। यह एक तरह का लग रहा था कि ये एक ब्लाइंड मर्डर केस है जिसका खुलासा होना शायद उस समय मुमकिन नहीं लग रहा था। खैर उसके बाद ये जो एएसपी रहते हैं, इनकी निगरानी में एक टीम बनाई जाती है। टीम को गांव के आसपास जितने भी चीज़ें थीं पता करने के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद जो इसका पति था गया प्रसाद, उससे पहले पूछताछ होती है। उसके घर पे जाके उससे पूछताछ होती है। पूछताछ में पहले नॉर्मल सी बातें पूछी जाती हैं, लेकिन बाद में पुलिस पॉइंट पे आती है और पूछती है कि आपका उषा मौर्य के साथ संबंध कैसा था। बाकी चीज़ें जब पूछती है, लेकिन वो गया प्रसाद जो था उसके पास सभी चीज़ों का जवाब पहले से तैयार था। वो उषा मौर्य के बारे में जितनी भी चीज़ें पुलिस पूछती है वो सबका जवाब देते जाता है। जब पुलिस पूछती है कि आप उनसे कॉल पे बहुत कम बात करते थे लेकिन आपके इंटरनेट की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, तो उसके बारे में यह बताता है कि जो उषा मौर्य थी और जी उसके जो फॉलोअर्स थे, मतलब दूर के उसके कस्टमर जो थे, जो काफ़ी दूर में रहते थे, उनकी वो वीडियो कॉलिंग पे बात कराता था और जो उषा मौर्य थी उनका वीडियो कॉलिंग पे ही समाधान कर देती थी। रात में ज़्यादा इंटरनेट की एक्टिविटी के बारे में जब पूछा गया तो ये बताता था कि कोई कस्टमर ऐसा आता था जिसकी क्या होती थी, कोई ऐसी परेशानी रहती थी जिसका इलाज उषा मौर्य के पास नहीं था, तो अपने पति से बोलती थी कि इसका इलाज तुम इंटरनेट पे ढूंढो। इसके लिए मैं रात में इंटरनेट पे उसका इलाज ढूंढता था और सुबह सुबह अपनी पत्नी को उसका इलाज बता देता था। पुलिस उसकी बातों से सहमत होती है और उसके बाद पुलिस थाने पे चली जाती है। पुलिस की टीम पर दबाव बढ़ता जा रहा था क्योंकि घटना को बीते हुए करीब 1.5 महीने हो गए थे और इस घटना का खुलासा पुलिस अभी तक नहीं कर पाई थी। जगह जगह पर धरना प्रदर्शन होना और बाकी चीज़ें, क्योंकि जो उषा मौर्य के फॉलोअर थे वो बार बार धरना प्रदर्शन करते थे, पुलिस के पुतले जलाते थे और बाकी चीज़ें करते थे। पुलिस इन सब चीज़ों से तंग आकर अब उस पुलिस वालों ने ठान लिया कि कैसे भी करके इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करना है। उसके बाद जो गोरखपुर के एएसपी रहते हैं मानुष पारिक, वो खुद इस घटना को अपने हाथ में लेते हैं और ख़ुद उस गाँव में जाते हैं और उनके अंदर जो टीम रहती है वो जानकारी जुटाना शुरू करती है। वो पति से पूछताछ न करके सबसे पहले गांव के आसपास जितने भी लोग रहते हैं उनसे पूछताछ करना शुरू करते हैं। पूछताछ में ये पता चलता है कि जो उषा मौर्य थी, तांत्रिक जो उषा मौर्य थी, उसके कई मर्दों से संबंध थे। और उसके बाद जब उसके पति के बारे में पता किया जाता है तो ये पता चलता है कि वो भी कहीं कुछ दूध का धुला हुआ नहीं है, उसके भी कई महिलाओं से संबंध हैं। लेकिन महिलाओं के बारे में किसी को कुछ जानकारी नहीं थी। पुलिस जानकारी जुटाने में लगी रहती है। उसके बाद पुलिस ये सोचती है कि अब हमें गया प्रसाद को ही गिरफ्तार करना पड़ेगा, जिसके बाद ही पता चल पाएगा कि इसके किस महिलाओं से संबंध है और इस उषा मौर्य का कत्ल क्यों हुआ है। इसके लिए पुलिस की एक टीम एक दिन गया प्रसाद के घर पे पहुंचती है, लेकिन जब वो घर पे पहुंचती है तो उसका बेटा बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद वो यही बात बोलता है कि आप लोग की वजह से मेरे सर से माँ का तो साया उठ चुका है, अब क्या बाप का भी साया उठाना चाहते हैं क्या। इस तरह की बातें बोलता है और पूरा शोर मचाना शुरू कर देता है कि पुलिस वाले आ गए, देखो मेरे बाप को मारने आ रहे हैं, बाप को मारने जा रहे हैं, ऐसा करके चिल्लाने लगता है। आसपास में मैंने पहले ही बताया कि उषा मौर्य और उसके पति के काफ़ी फॉलोअर्स थे। जितने भी गांव वाले रहते हैं वो जुट जाते हैं और पुलिस की घेराबंदी शुरू कर देते हैं, जिसके बाद मजबूरी में आगे पुलिस को अपने कदम पीछे हटाने पड़ते हैं। पुलिस उसके साथ थाने आती है। थाने आने के बाद उसके दिमाग में एक चीज़ तो आ चुकी थी कि जब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं होगा तब तक ये लोग गया प्रसाद को हाथ भी नहीं लगा सकते।
इसके बाद जो एएसपी की टीम रहती है वो अब उस महिला की तलाश करने लगती हैं जिसका संबंध गया प्रसाद से था। खैर काफ़ी 3-4 दिन काफ़ी मशक्क़त के बाद एक महिला का नाम सामने आता है। पुलिस रात को उस महिला के घर रेड डालती है। रेड डालने के बाद उस महिला को थाने लाती है। थाने लाने के बाद सख्ती से पूछताछ करती है क्योंकि 2 महीने की नाकामी से तंग आ चुकी थी। वो महिला को थाने लाती है। थाने लाने के बाद उसे सख्ती से पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद वो महिला तोते की तरह बोलना शुरू कर देती है। वो बोलती है हाँ गया ने अपने पत्नी और उसकी शिष्या को मारा है। उसके बाद पुलिस उसका CDR चेक करती है, उसकी लोकेशन चेक करती है, गया का CDR चेक करती है, गया का उस टाइम का घटना के टाइम का लोकेशन चेक करती है। और जब चेक करती है तो 28 मई की रात को करीब 8 से 7 बजे से लेकर 9 बजे तक गया का लोकेशन उसी कुटिया के आसपास ही था। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी तो मौत का जो टाइम था उसमें भी उसका टाइम उसी के आसपास था। मौत का टाइम 7 से 8 के बीच का था। खैर उसके बाद पुलिस की टीम गया प्रसाद के घर पहुंचती है और उसको थाने लेके आती है। थाने लाने के बाद पहले तो ये इधर उधर की बातें करता है, पुलिस को टालता रहता है। इसको मालूम था कि पुलिस ज़्यादा इसको तंग करेगी तो फिर से गांव वाले आएंगे और इसको छुड़ा के ले जाएंगे। लेकिन जैसे ही उस महिला को सामने लाया जाता है, गया प्रसाद के सामने लाया जाता है, तो गया प्रसाद के पसीने छूटने लगते हैं। उसके बाद ये भी सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से बताता है। गया प्रसाद बताता है कि हम लोग की शादी हुई, शादी के बाद बच्चा हुआ, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। हम लोग उस टाइम गांव पे ही रहते थे और जो भी ये तंत्र मंत्र करती थी वो गांव पे ही करती थी। उसके बाद वहाँ से थोड़ी दूर पे यह एक ज़मीन लेती है। ज़मीन लेने के बाद उषा वहाँ अपना बड़ा सा कुटिया बनाती है, अपनी एक शिष्या को रखती है और मेरे को ज़्यादा वो वैल्यू नहीं देकर अपनी शिष्या को ज़्यादा वैल्यू देती थी। खैर मुझे इससे कोई ज़्यादा परेशानी नहीं थी, लेकिन जो यहाँ इसके कुटिया में बहुत सारे लोग आते थे उन पे मेरा ध्यान हमेशा गड़ा रहता था। उन्हीं लोगों में से 2 ऐसे लोग थे जिनका करीब रोज़ आना जाना लगा रहता था। मुझे उन दोनों पे डाउट था। जब मैंने एक दिन उसके बारे में, उन दोनों आदमियों के बारे में उषा से बात की तो उषा ने एक ऐसी महिला का नाम बताया जिसे सुनने के बाद मेरे होश उड़ गए, क्योंकि जिस महिला का उसने नाम बताया था उस महिला से मेरे संबंध थे। जिसके बाद मुझे लग गया कि अब इस उषा को कैसे भी करके मुझे रास्ते से हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मेरा भेद खुल गया तो मेरे गांव मोहल्ले में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी और उस महिला की भी क्या इज्जत रह जाएगी जिससे मेरे संबंध हैं। गया इसी उधेड़ बुन में जुटा हुआ था कि कब इसको समय मिले और कब ये उषा मौर्य को रास्ते से हटाए। खैर 28 मई की तारीख आती है, 28 मई 2023 की तारीख आती है। उस दिन उषा मौर्य के घर पे एक शादी थी, लेकिन ये जो गया रहता है इसको पहले से पता रहता है कि उषा इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देती है। ये कुटिया में ही रहती है और कुटिया में ही सोती है, इसके साथ इसकी शिष्या भी रहती है। ये शादी विवाह और बाकी किसी कार्यक्रम में इसका जाना आना बिल्कुल बंद है। ये 2-3 साल से कहीं भी बाहर जाती ही नहीं है। तो इसके बारे में पहले से ही गया को पता था कि ये शादी में नहीं आने वाली है। 28 मई को करीब शाम के 7 बजे एक सब्बल, एक बड़ा सा रॉड लेके, जिसे गांव में सब्बल या खंती बोलते हैं, वो लेके ये उषा मौर्य के कुटिया में घुसता है। नॉर्मल सी बात है, वो रोज़ आता जाता रहता था, उषा को कोई तकलीफ़ नहीं थी। घुसने के बाद वो लेकिन उषा उसको देखते उसके हाथ में बड़ी सी रॉड को देखती है तो वो एक बार तो के लिए वो चौंक जाती है। चौंकने के बाद वो उससे पूछती है कि इस रॉड को लेकर क्या करोगे, मेरी जान लोगे क्या? जिसके बाद वो बोलता है कि मैं तुमको क्यों मारूंगा, मैं इस रॉड को पीछे एक डंडा लगाना है उसके लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि जो पीछे का पर्दा है वो फट चुका है, वहाँ पे दूसरा एक पर्दा लगाना है जिसके लिए एक डंडा गाड़ के वहाँ पे उस पर्दे को फिट करना है। खैर उषा को इससे कुछ परेशानी नहीं होती है, वो वहीं चुपचाप बैठी हुई थी, अपनी साधना में लीन थी। और वो जो गया था वो अपने काम में जुट जाता है, वो थोड़ा बहुत खुदाई करता है। खुदाई करने के बाद वो बस ये देखना चाहता था कि कब उषा का ध्यान दूसरी तरफ जाए और फिर ये उसका काम तमाम कर दे। थोड़ी देर बाद उषा जो काफ़ी सामान बिखरा हुआ था, जो दिन भर के कस्टमर आए रहते हैं उनकी वजह से काफ़ी सामान बिखर जाता है, उन सामान को रखने लगती है। रखने के दौरान तुरंत गया का नज़र उस पर पड़ती है। गया देखता है कि ये अपने काम में बिजी हो गई है। उसके बाद ये उसी रॉड को लेकर आता है और उषा के सर पे पहले एक तेज़ी से वार करता है। वार करने के बाद उसके ऊपर कई और वार करता है। एक बात और बता दूं, उषा उस समय बहुत आवाज़ करती है, लेकिन उसके बगल में एक और शादी थी जिसकी वजह से काफ़ी डीजे का साउंड चल रहा था। डीजे की साउंड की वजह से इसकी आवाज़ बाहर तक नहीं जाती है और ये आराम से उसका कत्ल करता है। लेकिन 2 ही वार के बाद उसकी जो शिष्या थी वो अंदर आ जाती है। अंदर आने के बाद जब वो उषा की ये हालत देखती है
तो वो चिल्लाने की कोशिश करती है, लेकिन गया प्रसाद उसका बाल पकड़ के उसको खींचता है। खींचने के बाद उसको भी 2-3 सब उसी लोहे की राड से मारता है। मारने के बाद उसका भी कत्ल कर देता है। दोनों का कत्ल करता है कि राड लेकर वहाँ से निकल जाता है। पूरी रात डेड बॉडी, दोनों की डेड बॉडी वहीं पड़ी रहती है। दूसरे दिन जब उसके फॉलोअर्स और उसके जो ग्राहक रहते हैं वो वहाँ पे आते हैं तो उन दोनों की डेड बॉडी देखते हैं। डेड बॉडी देखने के बाद कोई पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस को फ़ोन करने के बाद वही सब होता है जो मैंने आपको कहानी में पहले ही बताया। गया प्रसाद की ये सारी बातें सुनने के बाद पुलिस उसको ऑफिशियली गिरफ़्तार करती है। गिरफ़्तार करने के बाद उसको जेल भेज देती है। तो ये थी एक ऐसी महिला की कहानी जो दूसरों का भविष्य बताती थी, दूसरों की जानकारी देती थी, लेकिन उसके पति के अंदर क्या चल रहा था, उसका पति उसका कत्ल करने वाला था, ये बात उसको पता ही नहीं चल पाई। और इन दोनों पति पत्नी के अवैध रिश्ते की वजह से एक मासूम की जान चली गई। जो उस समय आई, अगर वो शायद 5 मिनट 10 मिनट लेट आती तो शायद उसकी जान बच जाती। तो ये थी एक दर्दनाक कहानी। आशा आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।